नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मास्टर ज्ञान चैनल में। अभी हम देखने वाले हैं जो कल आप लोगों का एग्ज़ाम है माइनर को करिकुलम का कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, ठीक है, जिसका कोर्स कोड है PSY 100। उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQ देखेंगे हम लोग। और इस वीडियो में से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा क्वेश्चन। तो इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो पेपर को इंग्लिश में ज़रूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर को देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व संवर्धन में ABCD है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, अभिवृत्ति, व्यवहार, संचार, अनुशासन, ठीक है। A का मतलब होता है एप्टीट्यूड, B का मतलब होता है बिहेवियर, C का मतलब होता है कम्युनिकेशन और D का मतलब होता है डिसिप्लिन, ठीक है। तो व्यक्तित्व संवर्धन में ABCD का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, सक्रिय रूप से सुनना, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोलह व्यक्तित्व कारक किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, रेमंड कैटेल, ठीक है। रेमंड कैटेल ने 16 व्यक्तित्व कारक दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, लैटिन शब्द परसोना से, ठीक है। 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है इस बार, ठीक है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द परसोना से हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अशाब्दिक संचार में सम्मिलित है, तो अशाब्दिक संचार वो संचार होता है जिसमें शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, जिसमें शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, हाथ मिलाना, ठीक है। हाथ मिलाना, जब आप हाथ मिला के संचार करते हैं तो उसमें शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। भाषण देना, दूरभाष पर बातचीत और गीत गाना, ठीक है, ये इन तीनों में आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जिस कम्युनिकेशन में शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, उसे अशाब्दिक संचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है, तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर वही होगा ऑप्शन नंबर A, सक्रिय रूप से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिवृत्ति का वह संघटक जो संवेग भाग से संबंधित है वह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, संवेगात्मक, ठीक है, बिहेवियरल, ठीक है। एप्टीट्यूड का वह संघटक जो संवेग भाग से संबंधित है वो कौन सा है, संवेगात्मक व्यवहार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिवृत्ति का ABC मॉडल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, अभिवृत्ति का ABC मॉडल है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी व्यक्ति, वस्तु, सोच या परिस्थिति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, एप्टीट्यूड या अभिवृत्ति, ठीक है, जिसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। वो क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, सोच या परिस्थिति के प्रति हमारी जो नकारात्मक और सकारात्मक प्रतिक्रिया होती है उसको हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोग हैं के आधार पे संबंध बनाते हैं, मतलब लोग किस आधार पे संबंध बनाते हैं, ठीक है। लोग किस आधार पे संबंध बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, उपयुक्त सभी, यानी समानता, आकर्षण और निकटता, इन तीनों के आधार पे लोग क्या होते हैं, संबंध बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पदानुक्रम में निम्न स्तर से उच्च स्तर को भेजे गए संदेश को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पदानुक्रम में निम्न स्तर से उच्च स्तर को भेजे गए संदेश को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, ऊर्ध्व
ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन, जब कोई संदेश निम्न स्तर यानी मान लीजिए कर्मचारी से, और जो हाई लेवल का मान लीजिए कांस्टेबल से और आईपीएस को जब कोई संदेश भेजा जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, ठीक है। और क्षैतिज संप्रेषण समझ लीजिए, ठीक है। क्षैतिज संप्रेषण वो होता है जो जब दो लोग आपस में, जब दो समान लोग आपस में संचार या बातचीत करते हैं, ठीक है। जैसे कांस्टेबल और दूसरा कांस्टेबल बात कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाएगा, क्षैतिज संप्रेषण बोला जाएगा, ठीक है। जैसे आप बीए फर्स्ट ईयर के हैं और आप बीए फर्स्ट ईयर के कोई अपने क्लासमेट से बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, क्षैतिज संप्रेषण, ठीक है। और अगर कोई बीए फर्स्ट ईयर का लड़का कोई बीए थर्ड ईयर के लड़के से बात कर रहा है या संदेश पहुंचा रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, ठीक है। अधोमुखी संप्रेषण क्या होता है, अधोमुखी संप्रेषण वो होता है जैसे कोई आईपीएस कोई आर्डर देता है किसको, कांस्टेबल को, ठीक है। यानी कोई उच्च स्तर का, ठीक है, व्यक्ति किसी निम्न स्तर को जब कोई संदेश भेजता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अधोमुखी संप्रेषण। जैसे आप बीए थर्ड ईयर के, आप मान लीजिए छात्र हैं बीए थर्ड ईयर को, ठीक है, और बीए फर्स्ट ईयर को कोई संदेश दे रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर वाले लड़के को, तो उसको क्या बोला जाएगा, अधोमुखी संप्रेषण। तो ये जो मैंने 3 संप्रेषण बताए हैं, कम्युनिकेशन के तीनों टाइप हैं, इसको आप लोग जरूर समझ लीजिएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं जीता तुम हारे संबंध में किस द्वंद्व स्टाइल को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन, ठीक है। मैं जीता तुम हारे, तो जब कोई कंपटीशन होता है तो कंपटीशन में एक कोई व्यक्ति जीतता है और दूसरा व्यक्ति हारता है, ठीक है, तभी ना वो कंपटीशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिवृत्तियों का अर्जन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। एप्टीट्यूड जो होता है वो कैसे अर्जित किया जाता है, एप्टीट्यूड कहाँ से सीखा जाता है, परिवार से, साथियों से यानी मित्रों से, और जनसंचार के माध्यम से। इन तीनों के द्वारा एप्टीट्यूड या अभिवृत्ति किसी व्यक्ति की बनती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, संप्रेषण के प्रकार के आधार पर निम्नलिखित को छोड़कर इनका वर्गीकरण इस आधार पे होता है, ठीक है। तो पूछा है कम्युनिकेशन के टाइप, पूछा है कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉडी लैंग्वेज और शारीरिक हाव भाव को छोड़ के कम्युनिकेशन के जो टाइप हैं वो 3 हैं, ठीक है। वाचिक, ठीक है, जन संप्रेषण और अवाचिक, ठीक है, यानी वर्बल, नॉन वर्बल और मास कम्युनिकेशन, ये 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, संप्रेषण होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। वाचिक यानी वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम शब्द का प्रयोग करते हैं, नॉन वर्बल या अवाचिक संप्रेषण जिसमें हम कोई शब्द नहीं बोलते हैं, ठीक है। और जन संप्रेषण मतलब जो बहुत सारे लोग क्या संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको जन संप्रेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक को छोड़कर सभी हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन्निहितता, ठीक है। ये क्या है, ये जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, अशाब्दिक कम्युनिकेशन है, उसका एक प्रकार नहीं है, ठीक है। गटकी है, पैराभाषी है, शारीरिक हाव भाव है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मार्ट में एस एवं एम अक्षर इंगित कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है स्पेस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, स्पेसिफिक और मेजरेबल, ठीक है। स्मार्ट में
कुल कितने शब्द होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, स्मार्ट में कुल 5 शब्द होते हैं। ठीक है, एम स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बॉन्डिंग। ठीक है, ये 5 शब्द है स्मार्ट से। इससे ज़रूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लक्ष्य निर्धारण यानी स्मार्ट में आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समयबद्धता यानी टाइम बाउंडनेस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है उसमें टाइम, टी से टाइम बाउंडनेस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन समय प्रबंधन का एक तकनीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी नियमित अंतराल पर छुट्टी ना कहें, यानी किसी भी काम जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है उसको आप ना कह दें, फालतू का कोई काम ना करें, फोकस करें, उच्चार से बचें। ठीक है, तो आप फोकस करिए जो भी आपको काम करना है, और उपचार यानी बीमारियों से बचें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तित्व के सैद्धांतिक संप्रत्यय के लिए सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिक संगठन ये व्यक्तित्व के सैद्धांतिक संप्रत्यय के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक तंत्र यानी साइकोलॉजिकल, और अस्थाई और अद्वितीय यानी जो पर्सनालिटी होता है वो क्या होता है? मनोवैज्ञानिक तंत्र है, साइकोलॉजिकल टर्म होता है व्यक्तित्व में, व्यक्तित्व अस्थाई होता है, व्यक्तित्व अद्वितीय यानी यूनिक होता है हर कोई। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांत से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड। ठीक है, अल्फ्रेड ने व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांत को दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, ये हैं। तो शेल्डन ने व्यक्तित्व के पर्सनालिटी के 3 टाइप बताए हैं, वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, तो शेल्डन ने व्यक्तित्व के यानी पर्सनालिटी के 3 प्रकार बताए हैं, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ये सभी क्वेश्चन को आप जब इंग्लिश में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप पेपर को पहले हिंदी में पढ़िएगा, उसके बाद इंग्लिश में पढ़िएगा। पेपर को ज़रूर आप 2 बार ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में, तब आपको आप क्वेश्चन अच्छी तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रेस्मर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व प्रकार में सम्मिलित नहीं है। तो क्रेस्मर ने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के कोई प्रकार बताए हैं, उसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्थेटिक। ठीक है, ये व्यक्तित्व के प्रकार नहीं है। तो आप इन तीनों को, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, इन तीनों को याद कर लीजिएगा कि ये क्रेमर द्वारा दिए गए हैं व्यक्तित्व के प्रकार हैं। ठीक है, कौन सा नहीं है? एस्थेटिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का एक निर्धारक नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायोगिक निर्धारक। ठीक है, जैविक निर्धारक यानी बायोलॉजिकल। ठीक है, सामाजिक यानी सोशल, और सांस्कृतिक यानी कल्चरल। जो व्यक्तित्व होता है पर्सनालिटी में एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सी भूमिका निभाती है? जैविक भूमिका होती है, सामाजिक भूमिका होती है और सांस्कृतिक भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिवृत्ति के 3 घटक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाव, संज्ञान एवं व्यवहार, अफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियरल। ठीक है, ये 3 व्यक्तित्व अभिव्यक्ति के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से क्या अभिवृत्ति निर्माण का एक तरीका नहीं है? एप्टीट्यूड निर्माण का कौन सा तरीका नहीं है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग। ये एप्टीट्यूड निर्माण का एक तरीका नहीं है। एटीट्यूड निर्माण का तरीका कौन सा है? प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिक
अनुभव और औपचारिक, इन तीनों द्वारा व्यक्तित्व यानी एप्टीट्यूड निर्माण, अभिवृत्ति निर्माण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से क्या आत्मसम्मान को परिभाषित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसकी समझ, ये आत्मसम्मान को परिभाषित नहीं करता है। ठीक है। आत्मसम्मान क्या है? आत्म प्रत्यय या धनात्मक या ऋणात्मक मूल्यांकन, अब स्वयं से अपना मूल्यांकन करना, कभी कभी परिवार, समूह और संस्कृति के विचार, नैतिकता और मूल्य पर निर्भर हमारे व्यक्ति मूल्यांकन। ठीक है। खुद से हम अपना व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। पर आत्मसम्मान को क्या परिभाषित नहीं करता है? दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये आत्मसम्मान नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उच्च आत्मसम्मान की एक मुख्य परिणति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पात्रता एवं सुरक्षा का भाव। ये उच्च आत्मसम्मान की एक मुख्य प्रवृत्ति है। ठीक है। निर्णय निर्माण में कमी, जब सेल्फ कॉन्फिडेंट आपका नहीं रहेगा तो आप वैसे ही कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। दूसरों के साथ खराब संबंध, ये भी नहीं होगा। आत्मविश्वास में कमी, ये भी नहीं होगा। ठीक है। उच्च आत्मसम्मान की एक मुख्य विशेषता पात्रता एवं सुरक्षा का भाव है। ठीक है। खुद पे विश्वास रखना, ये आत्मसम्मान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से क्या निम्न आत्मसम्मान का लक्षण नहीं है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चयात्मकता। ठीक है। आप कोई काम को आप निश्चय कर लेते हैं कि इस काम को हम करके रहेंगे, तो क्या है ये आत्मसम्मान? ये निम्न आत्मसम्मान का लक्षण नहीं है, ये उच्च आत्मसम्मान का लक्षण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आत्मविश्वास का अर्थ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने तथा अपनी योग्यता पर विश्वास करना। सेल्फ कॉन्फिडेंट का अर्थ क्या है? अपने और अपनी योग्यता पर विश्वास करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका है। तो किससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, उसका एक तरीका बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मस्वीकृति का अभ्यास करें। ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन का अभ्यास करें आप। ठीक है। अपनी गलतियों को स्वीकार न करना, ये आत्मविश्वास आप इससे नहीं बढ़ेगा आपका। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, उस गलती से आप सीख कर आगे बढ़िए। ठीक है। गलतियों को स्वीकार न करना, ये आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका नहीं है। ठीक है। दूसरा है, दूसरों की कमजोरियों को चिन्हित करना, ये इससे भी आपका आत्मसम्मान नहीं बढ़ेगा। ठीक है। दूसरों में कमी खोजने की बजाय खुद की जो कमियां हैं उसको सुधारिए। ठीक है। उससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है। स्वयं से बात करने से बचें। ठीक है। जब आप स्वयं से बात करते हैं तो आप अपने अंदर की जो निगेटिव चीज़ें हैं उसको ही देखते हैं, जैसे मेरा शक्ल नहीं सही है, मेरी आवाज़ नहीं सही है। ठीक है। हम छोटे हैं, हम मोटे हैं, ये सब स्वयं से जब आप बात करते हैं तो यही सब विचार आता है। इससे क्या होता है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मस्वीकृति का अभ्यास करना। क्वेश्चन नंबर 31 है, लक्ष्य निर्धारण सहायक होता है। तो गोल सेटिंग किसमें सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में, उपयुक्त दोनों, यानी नए व्यवहारों को प्रेरित करने के लिए और ध्यान केंद्रित करने तथा आत्म प्रवीणता को बढ़ावा देने के लिए। गोल सेटिंग किसके लिए होता है? जब आप गोल सेटिंग कब करते हैं? जब आपको कुछ नया सीखना होता है तो आप गोल सेटिंग करते हैं। उससे क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। आप एक जगह ध्यान केंद्रित कर पाते हैं अपने गोल पे और मोटिवेट रहते हैं। ठीक है। अगर आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने का प्लान बना रहे हैं तो उससे क्या होगा, आप पढ़ेंगे तो नए व्यवहार सीखेंगे और आपका ध्यान एक जगह केंद्रित रहेगा और आप मोटिवेट रहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, लक्ष्य निर्धारण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरणा एवं विजन, यानी मोटिवेशन एंड विजन। ठीक है। आपका कोई विजन है, जैसे मुझे
आपको कोई जॉब करना है तो वो आपका विजन है। और जब आप लक्ष्य निर्धारित कर देंगे कोई कि हमको ये करना है, ठीक है, हमको ये चीज़ बनना है, तो क्या हो जाएगा, आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसे समय बर्बाद करने वाला टाइम वेस्ट नहीं माना गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योजना बनाकर कार्य करना। ये क्या है, टाइम वेस्ट करना नहीं है। जब कोई कार्य आप योजना बना के करते हैं तो उसको टाइम वेस्ट करना या समय बर्बाद करना नहीं कहा जाता है। सोशल मीडिया का उपयोग करना, ये तो टाइम बर्बाद वैसे ही है। ठीक है, रील उल देख के टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, मल्टीटास्किंग यानी वीडियो गेम खेलना और अदर चीज़ मूवी देखना, इससे भी टाइम खराब होता है। अव्यवस्थितता, आप कुछ आपके जीवन में व्यवस्थित तरीके से नहीं होता है, इससे भी आपका टाइम बर्बाद होता है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योजना बनाकर कार्य करना टाइम वेस्टिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, समय प्रबंधन के 3 पी। ठीक है, टाइम जो समय प्रबंधन है उसके 3 सिद्धांत 3 पी दिए गए हैं, 3 पी, तो कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लानिंग, ठीक है, यानी योजना बनाना, प्राथमिकता निर्धारण यानी प्रायोरिटाइजिंग, और निष्पादन यानी परफॉर्मिंग। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि समय निर्धारण के 3 पी क्या है, प्लानिंग और परफॉर्मिंग और प्रायोरिटाइजिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वह व्यक्ति जो सूचना का प्रसारण करता है कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंडर। जो सूचना, जो मैसेज भेजता है उसको क्या बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं, प्रेषक बोलते हैं। ठीक है, और जो सूचना को प्राप्त, जो मैसेज को प्राप्त करता है उसको प्राप्तकर्ता या रिसीवर बोलते हैं। ठीक है, और जो बीच में जो काम करता है उसको कोडर बोलते हैं। और जब यहाँ से आप कोई मैसेज भेजेंगे, जब सेंडर कोई मैसेज भेजता है तो वो पहले कोडर के पास जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाके पहुँचता है तो उसको डिकोड किया जाता है। डिकोड करने के बाद वो रिसीवर के पास पहुँचता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, अच्छे संचार का आवश्यक घटक नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 Cs ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूछा है आपसे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिलिपि या कॉपी। ये अच्छे संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक आवश्यक घटक नहीं है। 7C यानी 7 इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 एलिमेंट क्या है? पहला है क्लियर, दूसरा है कंसाइज, तीसरा है कंक्रीट, चौथा है करेक्ट, पांचवा है कोहेरेंट, छठवां है कंप्लीट और सातवां है कोर्टियस। तो ये, इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसमें से आपका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, संचार की बाधाओं को दूर किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग द्वारा। ठीक है, कम्युनिकेशन की जो बाधा है उसको एक्टिव लिसनिंग द्वारा दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन अवाचिक संप्रेषण का घटक नहीं है? तो मैंने पहले बताया था आपको, अवाचिक संप्रेषण, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम किसी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला है भाव भंगिता, ये तो है भाव भंगिमा, यानी अवाचिक संप्रेषण है, भाव से बात करना, जैसे इशारों में बात होता है। ठीक है, शरीर की मुद्रा, आप शरीर का उपयोग करके कोई संप्रेषण कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। नेत्र संपर्क, आप आंखों से संप्रेषण बात करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति मिनट बोले गए शब्दों की आवृत्ति। जब आप शब्द बोल देंगे तो वो वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, वाचिक संप्रेषण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है अवाचिक संप्रेषण का घटक नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, श्रोता की आंखों में देखना बताता है कि वक्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मविश्वासी है। ठीक है, कॉन्फिडेंट है। जब आप किसी व्यक्ति से आँख में आँख डाल के, यानी आँख में आँख डाल के बात करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, आत्मविश्वास, आप कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो अगर
आपसे कोई कुछ पूछेगा तो आप इधर मुड़ी करेंगे, उधर सर करेंगे, ठीक है, हाथ पैर हिलाएंगे, नज़र नहीं मिला पाएंगे, तो यही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, परावाची संचार का अर्थ वह सूचनाएं हैं जो प्रेषित कर होती हैं। सो पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो होता है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवाज़ के स्वर, उतार चढ़ाव तथा गति पेसिंग द्वारा, ठीक है। जो पैरावाची संचार होता है उसमें आवाज़ के स्वर, उतार चढ़ाव, गति से जो संप्रेषण किया जाता है उसको परावाची संप्रेषण संचार बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप गुस्से से बोल रहे हैं, तेज से, ठीक है, धीरे बोल रहे हैं, ठीक है, यस नो, ये सभी परावाची संचार में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन संचार का घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परावाची संचार। लैंग्वेज क्या? पैरा लैंग्वेज सूचना, ठीक है, ये क्या है? संचार का घटक नहीं है। वाचिक यानी वर्बल, अवाचिक यानी नॉन वर्बल और प्रतिपूर्ति यानी फीडबैक, ठीक है, ये संचार जो कम्युनिकेशन के 3 घटक होते हैं, 3 घटक हैं, ये 3 हैं। वाचिक यानी वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, अवाचिक यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और प्रतिपूर्ति यानी फीडबैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, दूसरों की बात सुनने और अनुक्रिया करने का ऐसा तरीका है जो आपसी समझ को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय श्रवण। एक्टिव लिसनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो दूसरों की बात सुनने और अनुक्रिया करने का ऐसा तरीका है जो आपसी समझ को बढ़ाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सक्रिय श्रवण 3 आर पर आधारित हैं, ये क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट, ठीक है, रिपीट, रिफ्लेक्ट और रिस्पॉन्ड। ये 3 आर सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग में 3 आर होते हैं, रिपीट, रिफ्लेक्ट और रिस्पॉन्ड, ठीक है। सो अगर आप लोग चाहते हैं इस पेपर का आंसर की, तो आप टेलीग्राम पर, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तो आप पेपर सेंड कर दीजिएगा ताकि हम आंसर की इसका बना सकें, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाके मैसेज करेंगे, जो ग्रुप है, तो हम अपने इधर से मैसेज आपके पास कर देंगे, तो आप उस पर भेज दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आप पेपर को सेंड कर सकते हैं ताकि आंसर की मिल सके। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी परिस्थिति में दूसरे के दृष्टिकोण से यह समझ सकने की क्षमता है कि वह व्यक्ति कैसा अनुभव कर रहा है, कहलाती है। सो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, यहाँ पे 3 लिखा गया है, क्या है? परानुभूति, ठीक है, परानुभूति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अंतर्वैयक्तिक संबंध सामाजिक सहचर्य हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंध सामाजिक सहचर्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में, ठीक है। 2 लोगों के मध्य, समूह के मध्य और परिवार के मध्य, इन सभी में क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक संबंध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, संबंध महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो व्यक्ति की बहुत सी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, सिवाय। तो जो संबंध होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, वो कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और कौन से आवश्यकता को नहीं पूरा करते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। तो संबंधन की आवश्यकता होती है रिलेशनशिप में, सामाजिक विनिमय, सोशल एक्सचेंज होता है, ठीक है। प्रेम पाने की आवश्यकता होती है, संबंध जब आप किसी से बनाते हैं तो प्रेम पाने की आवश्यकता होती है, सामाजिक विनिमय होता है और संबंधन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति की आवश्यकता। आप जब किसी से संबंध बनाते हैं, रिलेशनशिप आप किसी से स्थापित करते हैं, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि हम इससे शक्ति प्राप्त करें, ठीक है, शक्ति की आवश्यकता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अंतर्व्यक्ति संबंधों को सुधारने के तरीकों में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी खुलापन, सीमा रेखा का निर्धारण, सक्रिय संवाद, ठीक है।
ये सभी हैं। अंतर व्यक्ति संबंधों को सुधारने का तरीका ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, संचारण या प्रक्रिया का इलेक्ट्रॉनिक मानक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल इटिक्विटी यानी डिजिटल शिष्टाचार। ठीक है, डिजिटल शिष्टाचार आचरण या प्रक्रिया का इलेक्ट्रॉनिक मानक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईसीटी के लिए सत्य है। ऑप्शन ए है, इसमें केवल संचार तकनीकी सम्मिलित है। ऑप्शन बी है, इसमें केवल सूचना तकनीकी सम्मिलित है। ऑप्शन सी है, सूचना या संचार कोई भी तकनीकी सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी है, सूचना या संचार दोनों ही तकनीकें सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना एवं संचार दोनों ही तकनीकें सम्मिलित है। आईसीटी में सूचना, इंफॉर्मेशन, ठीक है, और संचार यानी कम्युनिकेशन दोनों चीज़ सम्मिलित है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर व्यक्तिक संबंध के 6 चरण मॉडल का एक चरण नहीं है। तो अंतर व्यक्तिक संबंध के 6 चरण मॉडल होते हैं। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया और आपको बताना है कौन सा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भवन निर्माण। ये नहीं होगा। ठीक है, और ये जो तीनों दिया है ये तीनों होगा। आप जब क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, सो आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको आंसर की जल्दी मिले तो आपको क्या है कि टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा ताकि हम आंसर की जल्द से जल्द बना दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।